गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कल हमने जो स्टडी की क्वांटम नंबर से रिलेटेड, उसमें आपने 4 क्वांटम नंबर से रिलेटेड इलेक्ट्रॉन के आइडेंटिफिकेशन स्टडी किया। आज हम यहां से स्टार्ट करेंगे रूल रेगुलेशन इलेक्ट्रॉन फिलिंग के। ऑर्बिटल में जब हम इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करते हैं तो यहाँ पर कुछ रूल रेगुलेशन को ओबे करते हैं, जिसमें आप बाहु प्रिंसिपल, वुंड्स मल्टीपल लॉ एंड नेक्स्ट पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्वांटम नंबर से रिलेटेड वापस से आप एक बार रिवाइज करिए। कितने टाइप की क्वांटम नंबर थी? क्वांटम नंबर थी 4 टाइप्स। पहली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करती है? ओनली नंबर ऑफ शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को वो केवल रिप्रेजेंट करेगी। एजीमुथल क्वांटम नंबर नेम ऑफ सबसेल, वो सबसेल का नेम बताएगी। तीसरी क्वांटम नंबर मैग्नेटिक, वो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में कहां प्रेजेंट थे उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका आइडेंटिफिकेशन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हम करते हैं। स्पिन, इलेक्ट्रॉन जब अपनी एक्सिस पर रिवॉल्व होगा तो उसका रिप्रेजेंटेशन हम किससे करेंगे? स्पिन क्वांटम नंबर से। अब यहां से जब हम स्टार्ट करेंगे रूल रेगुलेशन, तो सबसे पहले क्वांटम नंबर से रिलेटेड एक रूल है, उसी की स्टडी करते हैं, जिसका नाम है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कौन सा रूल है? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली का जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो सिंपल सी थिंक है, 1 ऑर्बिटल है और 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ये हम कई बार आपको स्टेटमेंट में बोल चुके हैं। बार बार जब हम बोलते थे तब ये पाउली के रूल के अकॉर्डिंग वो स्टेटमेंट था। तो पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? 1 ऑर्बिटल है और 2 इलेक्ट्रॉन, बट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मींस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा, सेकंड एंटी क्लॉकवाइज। तो पाउली का कहना है कि सेम स्पिन में 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट नहीं हो सकते। इट इज इम्पॉसिबल। समझ में आया होगा? और फिर से इसको दूसरी तरीके से स्टेटमेंट करके हम समझते हैं। पाउली ने इस स्टेटमेंट को बदल करके ये बोला, इट इज इम्पॉसिबल ऑल क्वांटम नंबर्स मीन 4 क्वांटम नंबर्स फॉर एनी इलेक्ट्रॉन आर नॉट सेम। किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकती। ये इम्पॉसिबल। यही पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पाउली ये कहना चाहता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसमें से एक क्लॉकवाइज होगा तो तय है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, स्पिन क्वांटम नंबर चेंज हो जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू हम पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को समझते हैं। पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, ये समझ में आया? पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सिंपल सा है, किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की, एनी 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एटम, all quantum number mean 4 quantum number are not same. If the 3 quantum numbers are same, अब 3 quantum number कोई सी भी हो सकती है, 3 quantum number are same but 4th quantum number will be different. 4th नंबर की क्वांटम नंबर तय है, निश्चित डिफरेंट होगी। एक एग्जांपल से इस स्टेटमेंट को समझते हैं। मैग्नीशियम 12, आपने नाम सुना होगा मैग्नीशियम 12 का। पहले हम इसके इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप अपने लीड पेन फेयर कॉपी में इसको हाथ पैर चलाते रहिए। मैग्नीशियम 12, फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, लास्ट
2 इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करें, मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिजाइन करें एसपीडीपीएफ में। क्या होगा, इसको क्या लिखोगे 1s2, क्यों, ऑर्बिट स्टार्ट फ्रॉम एस सबसेल, कोई सा भी ऑर्बिट एस सबसेल से स्टार्टिंग देगा। एस के बाद कौन आएगा पी, पी के बाद कौन आएगा डी, डी के बाद एफ, इफ द पॉसिबल, अगर आवश्यकता है तो। 1s2, 2s2, 2p6, फर्स्ट ऑर्बिट 1s2, सेकंड ऑर्बिट 2s2, 2p6, थर्ड सेल 3s2। इसको आप डिजाइन करिए। उसके बाद हम जो पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसके बारे में स्टडी करते हैं। अब यहां पर आपने देखा कि मैग्नीशियम 12 में फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड है, थर्ड 2, तो फर्स्ट ऑर्बिट की डिजाइन क्या है 1s2, सेकंड की क्या है 2s2, 2p6, थर्ड की क्या है 3s2। जितने इलेक्ट्रॉन उस सब सेल हम यूज करेंगे। तो अब इस 3s2 की बात करते हैं और यहीं से पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की स्टडी करते हैं। ये 3s2, 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब हम यहाँ इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन की जब आप काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग स्टार्टिंग से होगी और स्टार्टिंग से काउंटिंग करते समय आपको यहाँ पर ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि जिस इलेक्ट्रॉन का हमने डायग्राम शो किया है वो कौन से नंबर के इलेक्ट्रॉन है। जैसे यहां पर कितना है 2, तो 1 2, 3 4 5 6 7 8 9 10, 2p6 तक 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कौन सा है, ये 11 नंबर का इलेक्ट्रॉन है और ये 12 नंबर का इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम के केस। अब यहां से हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन की आल क्वांटम नंबर डिसाइड करें। पहले इस इलेक्ट्रॉन की आल क्वांटम नंबर डिसाइड करेंगे, फिर इस इलेक्ट्रॉन की आल क्वांटम नंबर डिसाइड करेंगे। चलिए मैं यहां पर लिखता, आप भी कैलकुलेट करिए। अच्छा, आपको जाना कहीं नहीं है, सब इस राउंड के अंदर लिखा हुआ है क्वांटम नंबर्स। फर्स्ट n इस इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं और पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ध्यान रखना। पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की आल क्वांटम नंबर आर नॉट सेम, कभी भी सेम नहीं होगी। अगर 3 क्वांटम नंबर सेम है तो 4th क्वांटम नंबर ऑलरेडी डिफरेंट होगी। ये 11 नंबर के इलेक्ट्रॉन के लिए n इक्वल टू बोलिए क्या है, कौन से ऑर्बिट में, थर्ड, तो n इक्वल टू 3, l इक्वल टू कौन से सबसेल में, एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट नेम ऑफ सबसेल। एस सबसेल के लिए l की वैल्यू 0, m एस सबसेल सिंगल होता है तो उसका नाम क्या रखा था आपने 0, तो m की वैल्यू भी 0। s स्पिन क्वांटम नंबर क्लॉकवाइज देन +1/2। ये 11 नंबर के इलेक्ट्रॉन्स की आल क्वांटम नंबर से चेक कर लीजिए और आप खुद भी कैलकुलेट करिए, लिखिए। अब उधर चलते हैं। अब ये 12 नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है इसकी आल क्वांटम नंबर डिसाइड करते हैं। n इक्वल टू, ये भी कौन से ऑर्बिट में, ये भी थर्ड ऑर्बिट में, तो n इक्वल टू 3। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को शो करती है, नंबर ऑफ सेल को डिजाइन करेगी। l एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो सब सेल का नाम बताएगी। ये इलेक्ट्रॉन भी s सब सेल में है, इसलिए s के लिए l की वैल्यू 0, तो m की वैल्यू भी 0। जब l 0 होता है तो m की वैल्यू भी 0।
अब स्पिन क्वांटम नंबर में जाओ, स्पिन क्वांटम नंबर -1/2। तो यहां आपको पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आया? ये दो इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में वैलेंसी सेल में प्रेजेंट थे और एक दूसरे के नजदीक थे, इसीलिए हमने ये केस हैंडल किया कि जो इलेक्ट्रॉन नजदीक होते हैं क्या उनकी क्वांटम नंबर सेम हो सकती है, मे बी पॉसिबल, लेकिन नहीं। n देखिए, n क्या है 3, उसका n क्या है 3, सेम। इसका l 0, उसका l भी 0, सेम। m 0, उधर भी m 0, सेम। बट स्पिन क्वांटम नंबर आर डिफरेंट। स्पिन क्वांटम नंबर यहाँ डिफरेंट है। अब इस एग्जाम्पल के अतिरिक्त आप किसी भी एलिमेंट के दो इलेक्ट्रॉन के ऑल क्वांटम नंबर डिसाइड करिए, आपको हमेशा कोई ना कोई एक क्वांटम नंबर डिफरेंट मिलेगी, सेम नहीं हो सकती। ये किसका रूल है? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो यहां पर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हम क्या स्टडी करते हैं? सीधा सा स्टेटमेंट है, 1 ऑर्बिटल हैव 2 इलेक्ट्रॉन और दोनों सेम स्पिन में पॉसिबल नहीं है। अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, या फिर सीधी सी बात है कि 3 क्वांटम नंबर अगर सेम है किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की तो 4th क्वांटम नंबर ऑलरेडी डिफरेंट होगी। ये है पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नोट कर लिया होगा आपने। जिन्होंने नोट नहीं किया वो इसको 2 मिनट में नोट करिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सभी के आंसर ठीक है। चलिए, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के फिलिंग से रिलेटेड, मींस ऑर्बिटल में जब हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं तो यहाँ पर रूल रेगुलेशन है। उसमें से पहला रूल रेगुलेशन हमने स्टडी किया, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दूसरा रूल रेगुलेशन क्या है? हुन्स मल्टीपल लॉ, जो आपने कल स्टडी किया था। हुन्स मल्टीपल लॉ को वापस से याद दिला देता कि ऑर्बिटल में जब हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं तो क्लॉकवाइज इनिशियली फिलअप करते हैं, ठीक है। ये किसका रूल है? हुन्स मल्टीपल लॉ। और यहां देखने लायक बात यह है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी साइंटिस्ट के रूल रेगुलेशन को ओबे नहीं करेगा, वो अपनी मर्जी से चलता है। और जब जब इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से चलेगा तो तय है कि वो सभी साइंटिस्ट या जितने भी आप रूल रेगुलेशन की स्टडी कर रहे हैं उनको फॉलो करे या ना करे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मटेरियल का बेसिक पार्टिकल है। और जो मटेरियल का बेसिक पार्टिकल होगा वो अपनी खुद की इच्छा से किसी भी ऑर्बिटल में आ जा सकता है, उसको किसी साइंटिस्ट की परमिशन की आवश्यकता नहीं। तो ये पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हुआ। सेकंड, हुन्स मल्टीपल लॉ हुआ। अब एक इंपॉर्टेंट लॉ है इसमें, रूल के नेम से फेमस है, जिसको हम बोलते हैं N+L रूल। और N+L रूल से यहां पर फेमस है ऑफ-बाहु प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? ऑफ-बाहु प्रिंसिपल। ऑफ-बाहु प्रिंसिपल या N+L रूल क्या है, इसकी हम स्टडी आगे करते हैं। ऑफ-बाहु साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ऑफ-बाहु का
या आप बाहु वर्ड का मीनिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर है। आप बाहु का वर्ड का मीनिंग क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर? ऑर्बिटल्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप बाहु एक्चुअली क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर इसका मीनिंग है। हम यहां इलेक्ट्रॉन को जब फिलअप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और वो न्यूक्लियस के नजदीक जाना चाहता है, नियर टू न्यूक्लियस। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन ये टेंडेंसी में हो या उसकी ये प्रॉपर्टी हो कि वो न्यूक्लियस के नजदीक जाने लगे, और मान लीजिए किसी एलिमेंट में 50 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या 50 फर्स्ट ऑर्बिट में ही आ जाएंगे? नहीं। क्यों? वहां इलेक्ट्रॉन जब कलेक्ट होंगे तो उनका रिपल्सन स्टार्ट होगा। तो यहां से आप बाहु का प्रिंसिपल है कि इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी लोअर एनर्जी लेवल में एंट्री होने की, मींस वो कहां एंट्री करेगा? लोवेस्ट लेवल के एनर्जी लेवल। अब लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की एंट्री करने की टेंडेंसी है इनिशियली। जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन की, वो न्यूक्लियस से दूर जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक होता है उसकी एनर्जी मिनिमम होगी। एनर्जी इंक्रीज हुई, वो न्यूक्लियस से दूर जाएगा, सेकंड ऑर्बिट में आ जाएगा, और एनर्जी इंक्रीज हुई, वो थर्ड ऑर्बिट में एंट्री करेगा। इस तरह आप बाहु का सीधा सा प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रॉन इंटर इनिशियली इन ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी लेवल। क्या है आप बाहु प्रिंसिपल? इलेक्ट्रॉन इंटर इनिशियली या कम फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर एनर्जी लेवल में एंट्री देगा पहले। अब आप यहां तो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, एटम की बात कर रहे हो, यहां देखा किसने? तो जब जो चीज प्रैक्टिकली हमने ना देखी हो तो उसको थ्योरेटिकल कंसेप्ट से हम केवल स्टडी करते हैं। और आप बाहु प्रिंसिपल में क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इंटर इनिशियली कम फर्स्ट इन ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी लेवल। तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कौन सा ऑर्बिटल लोअर एनर्जी लेवल का, कौन सा हायर का। इलेक्ट्रॉन को पहले कहाँ फिलअप करोगे, इलेक्ट्रॉन बाद में कहाँ जाएगा? तो उसके लिए एक रूल है जिसको हम बोलते हैं N+L रूल। अपनी फेयर कॉपी में इसको नोट करिए। आप बाहु प्रिंसिपल में आपको स्टेटमेंट बोलता, पहले लिखिए आप बाहु प्रिंसिपल, फिर हेडिंग लिखिए N+L रूल। और जो बच्चे ये देर से आते हैं वो टाइम से आने की कोशिश करिए। बार बार क्लास बीच में चलिए, तो आप बाहु प्रिंसिपल का एक स्टेटमेंट लिखिए सिंपली। अकॉर्डिंग टू आप बाहु प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन इंटर या इलेक्ट्रॉन कम फर्स्ट ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जी लेवल, ये इसका स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को कौन बताएगा कि कौन सा ऑर्बिटल लोअर एनर्जी लेवल का, कौन सा हायर एनर्जी लेवल का? और कौन ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जो डिसाइड करेगा कि ये लोअर एनर्जी लेवल का, पहले इसमें जाऊं बाद में इसमें जाऊं? तो ये एक कंसेप्ट है कि ऐसा होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता कहाँ ना जाएगा वो तो अपनी मर्जी से फिलअप होगा। फिर भी जो बुक्स में रूल है हमको उनकी स्टडी करना पड़ेगी। और यहां पर N+L रूल क्या है ये समझने के पहले ये समझे कि N क्या है और L क्या है। N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो ऑर्बिट के नंबर को इंडिकेट करती है। इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है वो कौन बताएगा? आप क्वांटम नंबर की स्टडी कर चुके हैं चारों। N का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में प्रेजेंट है, कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है, ये वैल्यू N डिसाइड करेगा। L एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर सब सेल की नाम बताएगी कि इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में प्रेजेंट है।
अब मैं सब सेल के नाम लिखता, आपको यहाँ साइड में लिख देता। वैल्यू ऑफ एल एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू मैंने आपको केवल 4 बताई है, वो चारों फिक्स है। कल भी वही थी, आज भी वही रहेगी, कल जब आप स्टडी करेंगे तब भी वही वैल्यू रहेगी, चेंज नहीं होना है। उनके नाम बोर्ड पर फिर से लिखता। कितने सब सेल की स्टडी की थी आपने? टोटल सब सेल 4 सब सेल की स्टडी की। कल भी वही थे, आज भी वही है, आगे भी वही रहेंगे। अभी कोई 5वां सब सेल जनरेट नहीं हुआ है, क्योंकि एलिमेंट जितने डिस्कवर है उनके लिए हमको केवल अभी 4 सब सेल की आवश्यकता है। तो सब सेल के नाम सुनिए, आपको पता है एस, पी, डी एंड एफ। एस फॉर शार्प, पी फॉर प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूज, एफ फॉर फंडामेंटल। ये 4 सब सेल है और चारों सब सेल के लिए वैल्यू ऑफ एल एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू फिक्स है। क्या है एस के लिए? 0, पी 1, डी 2, एफ 3। ये भी कल वही थी, आगे भी यही रहेगी और आज भी यही। यहां से किसी भी टाइप की कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब n+l रूल की स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हमको n और l दोनों को समझना पड़ेगा। तो n का मतलब आपको समझ में आ गया, नंबर ऑफ ऑर्बिट। कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो n। l का मीनिंग एजीमुथल क्वांटम नंबर और ये उसकी वैल्यू। अब आते हैं n+l रूल पर। n+l रूल के अकॉर्डिंग कोई भी इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल में एंट्री देगा तो जिस ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू लोवेस्ट होगी उसमें पहले एंट्री देगा। इट मींस इलेक्ट्रॉन कम फर्स्ट इन ऑर्बिटल ऑफ लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n+l। n+l की वैल्यू लोवेस्ट जिस ऑर्बिटल के लिए होगी, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें एंट्री करेगा। अब n+l को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता। जैसे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, इतने में n+l रूल आपको समझ में आ जाएगा। इन ऑर्बिटल्स के आप नाम लिखिए और उसके बाद में आपको n+l रूल की स्टडी करना। अब ये ऑर्बिटल्स के आपने नाम लिखे, इसका नाम है 1s, ये 2s, ये 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p। इतने सारे मैंने ऑर्बिटल को डिजाइन किया। इसी में n+l रूल आपको समझ में आ जाएगा। क्या है n+l रूल? स्टेटमेंट फिर से एक बार सुनिए। n+l का मीनिंग होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर का सम। जिस ऑर्बिटल के लिए मिनिमम होगा, लोवेस्ट होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें एंट्री करेगा, और जिस ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू हायर होगी कंपैरेटिवली, उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में एंटर करेगा। तो यहां पर हम इन सभी ऑर्बिटल में n+l की वैल्यू पुटअप करें और ये आइडिया लें कि पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा। जैसे ये n+l, इसमें देखो ऑर्बिट क्या है 1, तो n की वैल्यू क्या है 1। ध्यान से समझिए, 1-2 बार समझ में आ जाएगा, फिर आप खुद कर सकते हो। n की वैल्यू क्या है 1। अब प्लस, क्योंकि n+l रूल अप्लाई कर रहे हैं, ऑर्बिट का नंबर 1, क्योंकि यहां 1 लिखा है। अब प्लस l s के लिए, वहां से वैल्यू देख लीजिए। s के लिए l की वैल्यू 0। टोटल आंसर क्या आया 1। इसीलिए आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जब हम ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो क्या लिखते थे, यहां लिखूंगा
1s2, ऐसा ही तो लिखते थे सबसे पहले, कहाँ इलेक्ट्रॉन को एंट्री देते थे 1s2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 2s लिखा है, इसमें लगाओ n प्लस एल, n की वैल्यू 2, ये लिखा ऑर्बिट का नंबर 2 पहले। अब आया फिर s, तो s के लिए l की वैल्यू 0 मींस प्लस 0 इक्वल टू 2। अब यहां कंपैरिजन करिए, 1s के लिए n प्लस एल की वैल्यू 1, 2s के लिए n प्लस एल की वैल्यू 2। बताओ इलेक्ट्रॉन पहले कहां जाएगा? अरे इलेक्ट्रॉन सिंपल सी बात है, पहले 1s में जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू लोवेस्ट है n प्लस एल की। नेक्स्ट 2s2, n प्लस एल की वैल्यू 2s के लिए 2 है, तो इलेक्ट्रॉन बाद में उसमें एंट्री करेगा जो आता है, आप ऐसे ही लिखते हैं। नेक्स्ट 2p, n की वैल्यू 2। अब इसमें p सब सेल है, तो p सब सेल के लिए l की वैल्यू वहां से लीजिए 1, टोटल 3। करिए कंपैरिजन, कहां इलेक्ट्रॉन पहले इंटर होगा? इसमें। फिर कहां आएगा? इसमें। फिर कहां आएगा? इसमें। n प्लस एल की वैल्यू लोवेस्ट, इलेक्ट्रॉन कम फास्ट, इलेक्ट्रॉन पहले उसी ऑर्बिटल में एंट्री करेगा। चलिए तो फिर कहां जाएगा? 2p6, p सब सेल में एंट्री देगा, और p सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए हम लिखेंगे 2p6। आगे बढ़िए, 3s, n इक्वल टू 3, और s के लिए l की वैल्यू 0, टोटल आंसर 3। अब यहां नई प्रॉब्लम आपके सामने आ गई, तो नया रूल आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम आ गई? 2p और 3s ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या है? 2p और 3s ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम है, तो ऐसे केस में n प्लस एल की वैल्यू अगर सेम है, तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन पहले किस में एंट्री करें? तो यहां पर फिर नया रूल आया कि जब दो ऑर्बिटल्स के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम होगी, तब इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में एंट्री देगा जिसके लिए n की वैल्यू लोवेस्ट हो। तो यहां कंपैरिजन करो n की वैल्यू का, इसके n की वैल्यू 2, इसके लिए n की वैल्यू 3, तो पहले कहां जाएगा? 2p। ये n प्लस एल के दो स्टेटमेंट है, दोनों खत्म हुए। और भी कई जगह हम अप्लाई करेंगे तब फिर से स्टेटमेंट को बोलेंगे। अभी आपको समझ में आया? इलेक्ट्रॉन कम फास्ट इन ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जी लेवल, ये n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग आप पाउ प्रिंसिपल है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में एंट्री करेगा जिसका एनर्जी लेवल लोअर है, और एनर्जी लेवल को डिसाइड करने के लिए हम n प्लस एल रूल को अप्लाई करेंगे, और जिस ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल की वैल्यू लोवेस्ट होगी, इलेक्ट्रॉन इनिशियली इंटर इन उसी में सबसे पहले जाएगा। अगर ये दूसरा स्टेटमेंट है, अगर दो ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम है, तो इलेक्ट्रॉन कम फास्ट मींस पहले किस में एंट्री देगा? जिस ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू लोवेस्ट है या n की वैल्यू मिनिमम। तो यहाँ पर 2p और 3s में n की वैल्यू 2, यहाँ पर है 2p, तो इन दोनों के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम थी 3, बट इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में पहले जाएगा क्योंकि 2 n की वैल्यू लोअर है 3 के कंपैरिजन। तो अब कौन आएगा? 2p6 के बाद कौन आएगा? 3s। 3s2 के बाद यहां पर मैंने लिखा है 3p। अब इसमें n प्लस एल रूल लगाते हैं। n की वैल्यू 3 और p के लिए l की वैल्यू 1, 4 तय है। इन दोनों के बाद इलेक्ट्रॉन 3p में एंट्री करेगा, तो 3s2 के बाद क्या आता था? 3p6। अब आगे फिर समस्या आएगी, फिर प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम का फिर से सॉल्यूशन आएगा, ध्यान से समझिए। 4s लगाइए n प्लस एल, n की वैल्यू 4, s के लिए 0 इक्वल टू 4। फिर वही प्रॉब्लम आई, सेकंड स्टेटमेंट, n प्लस एल की वैल्यू क्या है? 3p और 4s के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम है, जो आपको बोर्ड पर दिख रही है 4।
बताओ इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ एंट्री करेगा? इलेक्ट्रॉन पहले 3p में एंट्री करेगा। क्यों? यहाँ n की वैल्यू लोवेस्ट है, क्योंकि इन दोनों के लिए n प्लस एल वैल्यू सेम है, बट इसके लिए n की वैल्यू 3 है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले इसमें एंट्री दे। दूसरी चीज ये ध्यान से समझिए, ये सब रूल रेगुलेशन है और इलेक्ट्रॉन मटेरियल का बेसिक पार्टिकल है। वो किसी की मर्जी से किसी रूल रेगुलेशन, किसी साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ना तो ऑर्बिटल में एंट्री करता है और ना ही वो आगे ऐसा करेगा। क्यों? कि वो मटेरियल का बेसिक पार्टिकल है और साथ में ये रूल रेगुलेशन तो उसकी फीलिंग को देख करके साइंटिस्ट ने प्रोड्यूस किए हैं, डिस्कवर किए हैं। पर कभी कभी ये जब आप आगे बढ़ेंगे अगली क्लास मीन्स 11th से, 11th में पीरियोडिक टेबल की जब स्टडी करेंगे तो इसी रूल रेगुलेशन को फेल होते हुए आप देखेंगे। इट मीन्स ये ध्यान रखिए, केमिस्ट्री में कोई भी रूल रेगुलेशन आज तक 100% करेक्ट डिस्कवर्ड नहीं हुआ है। हर रूल रेगुलेशन में ड्रॉबैक्स, कोई 90% करेक्ट है तो कोई 70% करेक्ट है तो कोई 50% करेक्ट है और उसमें लिमिटेशंस लगा रखे, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फिर मेरा रूल अप्लाई होगा। तो कुल मिलाकर आपको परेशान करने की लिए ये सारे रूल रेगुलेशन है, ताकि आप स्टडी करते रहें, आपका मन लगता रहे और आगे बढ़ते रहे। चलिए आगे बढ़िए। तो ये n+l रूल। अब 3p6 के बाद यहां आपको ध्यान से समझना है इन चारों ऑर्बिटल को, ये अंडरलाइन कर देता मैं। 3p से 4p तक आपको ध्यान से समझना, कंसंट्रेट होकर के। पहले इलेक्ट्रॉन कहां आया? 3p6 लिख दिया। अब थर्ड सेल की बात करेंगे। पहले कल आपको समझाया था फर्स्ट ऑर्बिट में कौन होता है? s सब सेल। सेकंड ऑर्बिट में कौन होता है? sp। और थर्ड में कौन होता है? spt। तीनों होते हैं। फोर्थ में कौन होता है? spdf। चारों होते हैं। तो यहाँ 3p6 के बाद कौन होगा? अरे 3d प्रेजेंट होगा ना। आप उसमें इलेक्ट्रॉन एंट्री करे ना करे, इलेक्ट्रॉन उसमें इंटर हो ना हो, वो बात का मैटर है, लेकिन ऑर्बिट में सब सेल ऑर्बिटल तो प्रेजेंट है, बैठा तो हुआ है, चाहे वो वेकेंट है। तो 3s2, 3p6, 3d अभी वैकेंट, और 3d के बाद कौन आ जाएगा? 4s, फिर 4p। यही आपको n+l रूल की स्टोरी खत्म हो जाएगी, समझ में आ जाएगी बात। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 4s, 4 + 0 = 4। अब 3d में चलते हैं। मतलब 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 4s में जाएगा या नहीं जाएगा? मैं 3d की n+l वैल्यू लिखूंगा, उसके बाद आपको डिसाइड करना है, और फिर मैं आपके आंसर देखूंगा कि इलेक्ट्रॉन को कहां जाना चाहिए। 4s हम कितना की कंपैरिजन करेंगे? ध्यान से समझना, आंसर आपको देना है। 4s और 3d का कंपैरिजन करेंगे अकॉर्डिंग टू n+l रूल के इलेक्ट्रॉन कहां फिलअप होगा। 4s के लिए समझ लीजिए फिर से, 4 n = 4, s के लिए l की वैल्यू 0, 4 + 0 = 4। क्लियर? अब 3d में आइए, n = 3, 3d के लिए n = यहाँ 3 लिखा है, और d सब सेल के लिए l की वैल्यू चार्ट से देखिए, यहाँ लिखा है d के लिए 2, तो 3 + 2 = 5। अब आप मेरे को आंसर दीजिए, ये रूल रेगुलेशन को मारिए गोली। आप तो ये बताइए कि पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा कि 3d? आप अपने अपने आंसर उस पर नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। आपको n+l रूल समझाया, और मैंने ये भी समझाया कि 4s के लिए n+l की वैल्यू 4 है और 3d के लिए n+l की वैल्यू 5 है। तो इलेक्ट्रॉन को पहले एंट्री कहां करना है?
भाई सबके आंसर 3D आ रहे हैं, इसका मतलब आपको रूल रेगुलेशन समझ में नहीं आया। मैंने बहुत मेहनत से आपको रूल रेगुलेशन समझाया, उसके बाद भी आंसर 3D आया। अब बच्चों के आंसर आ रहे हैं 4S देन 3D। चलिए और कौन है, कोशिश करिए। हाँ अब सही आने लगे। 4S 4S ठीक है, पहले 4S में ही जाएगा, 3D में बाद में जाता है, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं N+L रूल की। और N+L रूल सिंपल सी थिंक है, N+L रूल सिंपल सी थिंक है। यहाँ कोई इतना बहुत डेंजरस जोन में जाकर के स्टडी नहीं कर रहे हैं। आपको बोर्ड पर साफ साफ नजर आ रहा है 4S के लिए N+L की वैल्यू 4+0। L की वैल्यू मैंने बोर्ड पर लिख रखी है साइड में, तो N की वैल्यू 4S के लिए 4 और L के लिए 0, दोनों का टोटल करा 4, तो 4S के लिए N+L की वैल्यू आई 4। जब 3D में गए तो 3D के लिए N की वैल्यू 3 और 3D में D सबसेल है, तो L की वैल्यू बोर्ड पर लिखी हुई है 2, तो दोनों का टोटल होगा 3 + 2 = 5। और 3D की टोटल N+L की 5 है, तो आप बाहु प्रिंसिपल या N+L रूल क्या है? अरे जिसके लिए N+L की वैल्यू लोवेस्ट होगी, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें एंट्री करेगा। सभी के आंसर करेक्ट है। स्टार्टिंग में 2-3 स्टूडेंट ने थोड़ा सा गलत आंसर दिए थे। 3D में इलेक्ट्रॉन पहले नहीं आएगा, 4S में इलेक्ट्रॉन की एंट्री पहले होगी। क्लियर? अब बोर्ड पर वापस से समझिए, ध्यान से समझिए। 4S 4 + 0 = 4 और 3D के लिए क्या है? 3 + 2 हो गया 5। अब यहां पर सिंपल सा रूल है, इसमें इतना टेंशन नहीं लेना, अभी तो अपनी स्टार्टिंग हुई है केमिस्ट्री की। जिसके लिए N+L की वैल्यू लोअर होगी, इलेक्ट्रॉन उसमें एंट्री पहले करेगा। कौन ऑर्बिटल कहां है उसको मत देखिए। अगर 3D थर्ड सेल में आता है तो कोई कंडीशन, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि 4S के पहले उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर हो। N+L रूल से पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? 4S में जाएंगे। अब सुनिए स्टोरी पूरी। ये क्लियर हो गया सभी को? आगे समझाऊं? चलिए, पहले इलेक्ट्रॉन कहां गया होगा? 3p6 में। ये गया, ये लिखा है 3p6 गया। अब 3p6 के बाद यहां कंपैरिजन करो दोनों, तो 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन एस पर रूल कहां जाएगा? 4S में। तो देखिए क्या कहानी होती है, 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन पहले कहां जंप करेगा? 4s2 में। और S में कितने आते हैं पता है आपको? 2 आते हैं। आ गए तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में एंट्री करेगा वो कहां जाएगा? अब वो भी एक स्टोरी और समझा देता आपको। ये 4S के बाद कौन है? 4p। तो 4p और 3D 2 ऑप्शन है आपके पास। अब आपके पास 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन कहां गया? 4s2 में। क्लियर? N+L रूल से ऐसा होगा और होता है। जो होता है वही हम आपको समझाते हैं, जो बुक में लिखा है वही स्टडी करते हैं। अपने हिसाब से कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि मर्जी आज जिसको जिधर कर दिया। तो 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन कहां गया? 4s2। बट थर्ड सेल में 3D वैकेंट है। अब हम कंपैरिजन करें कि 4s2 के बाद इलेक्ट्रॉन 4p में जाएगा या 3D में। तो देखते हैं, आप ही आंसर देना। ये 4p। अब कंपैरिजन किसका कर रहे हैं?
3d और 4p का कंपैरिजन करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन 4s2 तक तो फिलअप हो चुके हैं। 3d और 4p, 3d की कहानी आपके सामने लिखी है। 3d के लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या है, 3 + 2 = 5। 4p के लिए 4 मीन्स n, p के लिए l की वैल्यू 1, टोटल 5। फिर से वही स्टोरी आ गई। देखो 3d और 4p के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम है, तो आपको स्टेटमेंट क्या समझाया था कि जब दो ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम है तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें एंट्री करेगा जिसकी n की वैल्यू लोअर है। तो बताओ इन दोनों में n प्लस एल की वैल्यू 5 5 सेम आई तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ एंट्री करेगा, 3d में, क्योंकि n की वैल्यू 3 है, नॉट 4p क्योंकि इसके लिए n की वैल्यू 4। तो यहां समझ में आया होगा। अब आगे क्लियर करते हैं। 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 4s2। 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन 4s2 में एंट्री करेगा। 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और फिर रिटर्न कहां होगा, फिर 3d फिलअप होगा। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वो भी आपको पता है, 10 इलेक्ट्रॉन, और यहां फिलअप होते रहे। ये हो गए 3d में 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप। अब क्या होगा, 4s के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन चले गए, 3d फुलफिल हो गया। अब बताओ नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंट्री करेगा, 4p में। तो यहां से 3d के इलेक्ट्रॉन फुलफिल होने के बाद इलेक्ट्रॉन कहां एंट्री करता है, 4p में, नॉट 4s2। 4s2 तो 3d के पहले कंप्लीट हो जाता। ये n प्लस एल रूल की स्टोरी है। अब आप इसका आंसर दीजिए कि इलेक्ट्रॉन 3d और 4p में, 3d में पहले गया, 4p में बाद में गया। सबको समझ में आया या नहीं, और इसको नोट करिए 2 मिनट के अंदर। इनको समझ में आया है जरा अपना आंसर लिखिए। ठीक है, 3d में पहले जाएगा तो मैंने आपसे पूछा है कि ये रूल रेगुलेशन जो मैंने बोर्ड पर समझाया वो आपको समझ में आया या नहीं, यस और नो। यस, अंडरस्टूड। ठीक है भाई, यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड। आप सभी बच्चे ऑलरेडी इंटेलिजेंट बच्चे, एक ही बार में सारी बात समझ में आ जाती है, इसका मतलब आप बहुत खतरनाक। ठीक है भाई, समझ में आ गया n प्लस एल रूल। दूसरी चीज, आपको स्टडी पैकेज सेंटर की तरफ से दिया हुआ है, उसको भी थोड़े पेज वगैरह ओपन करके उसमें ये ढूंढने की कोशिश करिए कि सर हमको इसमें से कहाँ से पढ़ा रहे हैं। बस आपने इतना भी ढूंढ लिया कि सर यहाँ पढ़ा रहे हैं, इस जगह ये जो स्टेटमेंट लिखा है आज सर ने ये पढ़ाया, मेरे पे बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आप। तो उस पैकेज को भी पढ़ते चलिए, उसमें 3 रूल आपको मिलेंगे लास्ट में। 3 रूल कौन से मिलेंगे, आप पाऊ प्रिंसिपल, जिसको n प्लस एल रूल के नाम से उसने डिस्कस किया है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुन्स मल्टीपल। ये इलेक्ट्रॉन की फीलिंग के रूल। ऑर्बिटल में जब हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं तो ये तीनों ही रूल रेगुलेशन हम काम में लेते। अब ये जो मैंने बोर्ड पर आपको समझाया थ्योरेटिकल पोर्शन, और आपने सबने यस सर लिखा है, आपको समझ में आ गया। अब मैं इसको अप्लाई करूंगा, और अप्लाई करने के बाद फिर समस्या आएगी तो समस्या का फिर सॉल्यूशन आएगा। बस ये इसी तरह चलती रहेगी, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। चलिए, लेकिन केमिस्ट्री कभी खत्म नहीं होती है, वो हमेशा चलती रहती है। दुनिया में कई लोग आते हैं, कई लोग जाते हैं, बट केमिस्ट्री पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी।
तो ये n+l रूल की हमने बात की और आपने लिखा है कि सर हमको समझ में आ गया। तो हम अब यहाँ पर अगली बात करते हैं और अगली बात में ये करते हैं कि पहले हम इसको अप्लाई करें, इस रूल रेगुलेशन को, ताकि ये हमको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब जो n+l रूल के अकॉर्डिंग हमने ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिलिंग किए थे, उसकी लिस्ट में यहां ऊपर बना दूंगा। पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? आप बाहु का मतलब ही इंक्रीजिंग ऑर्डर है। आप बाहु का मीनिंग क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। और किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर? ऑर्बिटल्स के फिलिंग का, इलेक्ट्रॉन के फिलिंग का इन ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? 1s में। उसके बाद कहां जाएगा? 2s में। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये साइन को आप समझते हो। 1s में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p। 3p के बाद कौन आएगा? ध्यान रखिए 4s। 4s के बाद कौन आएगा? 3d। और 3d के बाद कौन आएगा? 4p। और दुनिया में बहुत सारे ऑर्बिटल्स है, आपको n+l रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते जाना है, सभी के लिए फिर यही रूल है। लेकिन ये रूल 90% लगते लगते बाद में आपको बता दिया फेल हो जाएगा। फेल होगा तो फिर उसकी नई कोई समस्या की नया सॉल्यूशन आएगा, देखेंगे बाद में। अभी इतना समझ, आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम और पोटेशियम का नाम सुना होगा। हम अभी इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी कर रहे हैं। अभी हमारा जो फर्स्ट हेडिंग था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स, वही कंटिन्यू है, अभी वो खत्म नहीं हुआ है। पोटेशियम का नाम सुना? पोटेशियम 90 एंड कैल्शियम 20। ये दोनों एलिमेंट के आपने नाम सुने, इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिए। अब आप इनमें पहले डिस्ट्रीब्यूशन करिए इलेक्ट्रॉन का, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, और आवश्यकता लगे तो फोर्थ ऑर्बिट को जनरेट करिए। देखिए फर्स्ट ऑर्बिट 2, अपने हाथ पैर भी चलाते रहिए आप। फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, टोटल 10, रिमेनिंग 9। बताओ थर्ड सेल में 9 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दें? नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? कि वैलेंसी सेल में 9 इलेक्ट्रॉन कभी भी फिलअप नहीं करते। वैलेंसी सेल का रूल है फ्रॉम 1 to 8 इलेक्ट्रॉन ओनली। तो यहां पर हमारे पास पोटेशियम में फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, और सेकंड जब ऑर्बिट को हम फिलअप करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन से, तो यहां पर हमारे पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 9 है, और 9 थर्ड सेल में फिलअप कर नहीं सकते। कर तो सकते हैं, रूल है 18 का। अरे थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 9 इलेक्ट्रॉन है, और 9 इलेक्ट्रॉन हम लास्ट सेल में फिलअप नहीं कर सकते। इसलिए कितने करें? 8, और लास्ट में कितना फिलअप करें? 1। अब इसका डायग्राम, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जिसको आप बोलते हो, ये मैंने बोर्ड पर बना दिया। अब बनाऊंगा मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और 3d वैकेंट, और इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? 4s1। यही तो रूल समझाया आप। अरे जो पोटेशियम में पहले इलेक्ट्रॉन कहां गया? 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, 3s2, 3p6, 3p6 के बाद कहां चला गया? 4s1। 3d क्या रह गया? वैकेंट। 3d कहां से आ गया? अरे थर्ड सेल में 3d प्रेजेंट होता है, चाहे वो वैकेंट रहे, पर होगा। चलिए कैल्शियम की बात करिए। कैल्शियम का डायग्राम आप खुद बनाइए। और फर्स्ट ऑर्बिट में कितना फिलअप करोगे? 2, सेकंड
8, टोटल 10, रिमेनिंग 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन तो थर्ड सेल में फिलअप नहीं कर सकते, तो कितने फिलअप करें यहाँ? 8 और लास्ट में 2। अब इसका डायग्राम में जैसे पोटेशियम का डायग्राम बनाया वैसा ही इसका डायग्राम बनाऊंगा, लेकिन इसका डायग्राम यहां पर बनाऊंगा, उधर नहीं, क्योंकि अब आगे इसी से स्टोरी अपने को स्टार्ट करना। देखिए ये 1s2, ध्यान से समझिए, 1s2 सेकंड ऑर्बिट, 2s2 2p6 खत्म। थर्ड सेल 8 इलेक्ट्रॉन, बट थर्ड सेल हैव s सब सेल, p सब सेल और d सब सेल, तीनों सब सेल को रखता है। इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने वो आपकी प्रॉब्लम है, ऑर्बिटल की प्रॉब्लम थोड़ी है। ऑर्बिटल तो रहेगा। जैसे मान लीजिए एक क्लास है कोई, उसमें 20 चेयर लगी है और स्टूडेंट मालूम पड़ा 18 ही आए, तो ये क्लासरूम की मिस्टेक है क्या? क्लासरूम में तो 20 चेयर लगी हुई है, स्टूडेंट आए 18, तो 2 चेयर क्या रहेगी? वेकेंट रहेगी। यही स्टोरी यहाँ की कि थर्ड सेल में आपको 3 सब सेल मिलेंगे। कल भी मैंने आपको समझाया था, फर्स्ट ऑर्बिट में एक सब सेल ओनली एस, सेकंड ऑर्बिट में 2 सब सेल एस एंड पी, थर्ड सब सेल मींस थर्ड ऑर्बिट में 3 सब सेल एस पी डी, और फोर्थ ऑर्बिट में चारों सब सेल। तो यहां पर क्या लिखेंगे? कैल्शियम का डायग्राम 1s2 2s2 2p6, थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, क्या लिखें? 3s2 3p6, बट 3d प्रेजेंट बट वेकेंट। ये है 3d, और 3d को मैंने क्या कर दिया? अंडरलाइन, क्योंकि आपके पास थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे, एस में कितने गए? 2, पी में कितने गए? 6 इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुके हैं, डी ऑर्बिटल वेकेंट। अब एज पर रूल n+l रूल, 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? ये चार्ट बना रखा है मैंने, n+l रूल आपको क्लियर कर दिया पहले। 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 4s में, तो ये 4s2। बस 4p की आज आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपनी स्टोरी आज 3d में ही खत्म करेंगे, या यही खत्म हो जाएगी। हो गया क्लियर? कैल्शियम का डायग्राम बन गया। अब आपके पास 20 इलेक्ट्रॉन थे, तो आपने डायग्राम क्या बनाया? एज पर रूल n+l, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन खत्म हुए और 2 इलेक्ट्रॉन को कहां फिलअप करा? 4s2 में, अकॉर्डिंग टू n+l रूल, 3d वेकेंट। अब इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ 21 नंबर का, तो बताओ इलेक्ट्रॉन कहां इंटर होगा? आपके पास 2 ऑर्बिटल है, एक 3d है और दूसरा 4p। मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा, और पहले फिर से एक बार समझ लीजिए, कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन थे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3p6 के बाद एज पर रूल इलेक्ट्रॉन कहां इंटर हुआ? 4s2 में, 20 इलेक्ट्रॉन खत्म हुए। अब न्यू इलेक्ट्रॉन 21 इंटर होता है। आपके सामने 2 ऑप्शन है, 3d और 4p। बताइए न्यू इलेक्ट्रॉन कहां इंटर होगा? आप सोच समझ के आंसर दीजिए, फिर आगे बात करेंगे। वेरी गुड, समझ में आ गया सबको? सभी के आंसर आ रहे हैं 3d। क्यों? क्योंकि 3d के लिए n+l की वैल्यू 5 है, और 4p के लिए भी n+l की वैल्यू 5 है। लेकिन स्टेटमेंट क्या है कि जिसके लिए अब n की वैल्यू लोअर होगी उसमें इलेक्ट्रॉन इंटर होगा। तो ये कहानी ध्यान रखिए, ये स्टोरी ध्यान रखिए, ये अजब प्रेम की गजब कहानी है। इलेक्ट्रॉन 3p6 से कहां जाता है? 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके बाद 21 नंबर का इलेक्ट्रॉन डी में एंट्री देगा। और कब तक डी में चलते रहेंगे? जब तक डी ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन से फुलफिल ना हो जाए, तब तक अब इलेक्ट्रॉन डी में एंट्री देंगे। और जब डी फुलफिल हो जाएगा
तब न्यू इलेक्ट्रॉन 4p में एंट्री देगा। यही इलेक्ट्रॉन के एंट्री की स्टोरी है। ये कहानी फर्स्ट खत्म हुई। अब कहानी सेकंड, दो पिक्चर बनी थी, कहानी फर्स्ट और कहानी सेकंड। तो कहानी फर्स्ट हमने खत्म की, अब कहानी सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो कहानी सेकंड में आता है, दोनों ही एक ही हीरोइन की थी। कहानी फर्स्ट भी विद्या बालन की थी और कहानी सेकंड में भी शायद विद्या बालन ही थी। तो ये फर्स्ट स्टोरी खत्म हुई। जिन्होंने ना पिक्चर देखी हो वो आज शाम को पिक्चर देखने जाए, तो ये n+l रूल और आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, 20 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम में थे। मैंने पूरी कैल्शियम की स्टोरी आपको समझा दी। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन को मैं एंट्री दूंगा, स्कैंडियम 21। अब यहां से आपकी स्टोरी शुरू होती है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 21। पहले मेरे को इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करके बताएं। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने आएंगे, सेकंड में कितने आएंगे, थर्ड में कितने आएंगे और फोर्थ में कितने आएंगे। इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूशन करके समझाइए। मैं वेट करता आपका 1 मिनट। चलिए, कुछ आंसर आए हैं और कुछ आंसर आए हैं तो पहले मैं चेक करूं आंसर को, उसके बाद फिर अपनी स्टोरी सुनाऊंगा। क्योंकि आपका आंसर अगर करेक्ट आया तो मेरे को समझ में आ जाएगा आपको समझ में आया। आंसर आए हैं गलत, कोई बात नहीं, सॉरी बोलना से काम नहीं चलेगा। सबके आंसर गलत है, सबके आंसर गलत है। 2 8 18 3 कहां से कर दिया? अरे 2 8 18 3 कहां से कर दिया? ये तो 31 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर। चलिए, इसीलिए हम बोलते हैं अभी स्टोरी कहानी फर्स्ट खत्म हुई है, अब कहानी सेकंड स्टार्ट होगी। सुनिए, एक ने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जरा उसको और चेक कर लें। उसने क्या कमाल किया? उसने कमाल किया है, उसने सही आंसर दिया है मानसी विभूते। वेरी गुड। उसने टेक्निक यूज कर ली n+l रूल की और डिजाइन को बना के दे दिया। वेरी गुड। चलिए, हम समझते हैं, एक को समझ में आया, बाकी को भी समझ में आएगा। सुनिए जरा, अब बोर्ड पर आ जाइए। कैल्शियम 20 का डायग्राम आपके सामने बना हुआ है और ये दिमाग में रखिए कि पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 1s2 में, फिर कहाँ जाएगा? 2s2 में, फिर कहाँ? 2p6, फिर 3s2 3p6, और यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए वो भी समझ लीजिए। 1s2 से लेके 3p6 तक 18 इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुके हैं। कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन थे। आपने 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन को कहां फिलअप किया? अकॉर्डिंग टू n+l रूल 4s2 में फिलअप किया। अब आपके पास न्यू इलेक्ट्रॉन 21 आया, स्कैंडियम 21, और आपके पास दो ऑप्शन थे कि आप 3d में इलेक्ट्रॉन को एंट्री दें या 4p में। तो रूल रेगुलेशन ये है कि 4s के बाद इलेक्ट्रॉन की एंट्री 3d में होगी। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों अब मैं बना के समझा। सुनिए, आपने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या बनाया, क्या मिस्टेक की, वो देखिए। फर्स्ट ऑर्बिट में आपने 2 रखे, 21 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया आपने। जो आपके आंसर आए उनसे उसी को पहले करूंगा, फिर करेक्शन करूंगा। पहला ऑर्बिट में कितना रखा आपने? 2। सेकंड में 8, टोटल 10। अब 10 माइनस किए होंगे आपने, तो इसमें बचा 11, और बहुत जल्दी में आपने क्या कर दिया? 8 3। ये मैक्सिमम स्टूडेंट के आंसर। फर्स्ट ऑर्बिट में आपने कितने रखे? 2। सेकंड में कितना रख दिया? 8। थर्ड में कितना रख दिया? 11 रिमेनिंग थे, आपने 8 रखा और 3 आगे बढ़ा दिया। यही रूल रेगुलेशन हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब आज से n+l रूल के अकॉर्डिंग ये सारी स्टोरी बदलेगी। क्यों? कि हमें रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग स्टडी करना है। n+l रूल जो बोलेगा वो करेंगे। अब n+l रूल क्या बोलता है कि 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन को 4s2 में ले जाना।
और 4s2 फुलफिल हो जाए तो इलेक्ट्रॉन को 3d में लाना है। अब ये आपने क्या किया वो मैं यहाँ डायग्राम बना के समझाता। आपने क्या किया देखना, पहले कहाँ रखा इलेक्ट्रॉन 1s2, 8 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ रखे 2s2 2p6, यहाँ तक सही है। अब आपने थर्ड सेल में कितने रख दिए 8, वो डायग्राम बनाऊंगा 3s2 3p6, यहाँ कितने रखे आपने 8 तो 3s2 3p6, और आपने लास्ट ऑर्बिट में कितने फिलअप कर दिए 3, तो उसका भी डायग्राम बना के समझा देता। यहाँ 3d वैकेंट होगा, आपने क्या किया थर्ड सेल में कितने थे 3s2 3p6, 3d वैकेंट रहेगा। अब आपने फोर्थ सेल में कितने कर दिए 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब आपने ज्योमेट्री क्या बना दी 4s2 4p1। ये होगा ना आपने जो आंसर दिया, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 रखे, सेकंड में 8 रखे, थर्ड में भी 8 रखे 3, मैंने उसी का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d वैकेंट 4s2 4p1, क्योंकि लास्ट में आपने 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए तो 2 s में जाएंगे 1 p में जाएगा, ये गलत हो। अब आप सोचो क्या सही था, ये इलेक्ट्रॉन जो आपने 4p1 में एंट्री दी वो 4p1 में इंटर नहीं होगा। क्यों? n+l रूल क्या है, 4s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा 3d में, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को यहां से रिटर्न लाओ, ये वैकेंट रहेगा, इलेक्ट्रॉन यहां। अब फिर से समझिए, यहां 2 थे तो 1s2, यहां 8 थे 2s2 2p6, यहां 3s2 3p6 3d1। अरे उसको पढ़ते समय तो 3d1 को तो पहले ही बोलेंगे ना, 4s2 तो बाद में आएगा। और फोर्थ सेल है तो न्यूक्लियस से दूर है, थर्ड सेल है तो ये तो नजदीक होगा ना। और इनकी एनर्जी क्या देखिए आप, पहले 4s में इलेक्ट्रॉन आते, फिर 3d में n+l रूल के अकॉर्डिंग। तो फिर से समझिए यहाँ क्या हुआ, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ गए होंगे 4s2 में 2 गए होंगे। आप दोनों के बाद 21 इलेक्ट्रॉन की प्रॉब्लम थी तो वो यहाँ आएगा, वो 4s2 कंप्लीट होने के बाद 3d में रिटर्न होगा। और रिटर्न कब तक होते रहेंगे, जब तक d ऑर्बिटल 1 to 10 फिलअप ना हो, 4p तब तक वैकेंट रहेगा। तो इसका जो करेक्ट डायग्राम है उसको बदलें, क्योंकि हमको इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना पड़ेगा ना इसका। तो ये डायग्राम आपने जो दिया या मैंने जो लिखा ये गलत है, सही क्या है यहां बनाता, फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 9 और लास्ट 2। ये कहानी सेकंड है। अब ये कहानी हो सकता अभी भी समझ में ना आई हो, तो हम आगे कोशिश करते हैं, एक सिंपल सी टेक्निक डेवलप करते हैं जिससे हमें ये बार बार की ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए कि कहाँ कितने इलेक्ट्रॉन पर। तो पहले ये क्लियर कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन 4s2 में जाएगा, राइटिंग में लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए उसको। 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 4s2 में, और 4s2 फिलअप होने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ रिटर्न होगा 3d में। कब तक, जब तक d ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन से फुलफिल ना हो। अब बताओ, आपके सामने नया एलिमेंट आया 22, स्कैंडियम 21 के बाद कौन आएगा टाइटेनियम 22। बताओ इसका एक इलेक्ट्रॉन जो इंक्रीज हुआ कहाँ जाएगा। अरे एक इलेक्ट्रॉन जो इंक्रीज होगा वो d ऑर्बिटल में कितने हो जाएंगे d2, बाकी पूरी स्टोरी सेम रहेगी। यहां से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 मींस इलेक्ट्रॉन को आपको एक जो इंक्रीज किया टाइटेनियम 22 में स्कैंडियम के बाद, उसको कहां फिलअप करना है d ऑर्बिटल, d के 2 इलेक्ट्रॉन कर। ये टाइटेनियम 22 का डायग्राम बन गया। वेनेडियम 23 क्या करोगे, ये सारी स्टोरी सेम रहेगी, d में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में एंट्री कर रहे हैं, यहां बढ़ते जा रहे हैं। अभी जैसे स्कैंडियम में यहां कितने थे 9, तो टाइटेनियम 22 में कितने कर दोगे 10,
2 8 2 ये सब फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होना। 1 2 4 थर्ड सेल चेंज होता रहेगा। टाइटेनियम 22 में यहाँ कितने कर दोगे 10, वेनेडियम 23 में यहाँ क्या कर दोगे 11। इस तरह इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करते चलिए। जब यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, जब इस थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे तो न्यू इलेक्ट्रॉन इस 4p में एंट्री करेगा, क्योंकि एस तो पहले से फिलअप हो जाता है। एस सबसे पहले फिलअप होता है, सबसे पहले मतलब 3d और 4p के पहले 4s2 फिलअप होता है। तो 3d जब 10 से कंप्लीट हो जाएगा तब नया इलेक्ट्रॉन अब 4p में एंट्री करेगा। ये कहानी सेकंड है। अब इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए 2 मिनट के अंदर कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद में फिर आपको अगली स्टोरी सुनाता। और ये पार्टिसिपेंट गायब कहाँ हो जाते हैं, उठ उठ करके भाग किधर जाते हैं, ये कौन वेटिंग में है। तो स्कैंडियम 21 का जो डायग्राम है उसको करेक्ट करिए। करेक्ट करके क्या लिखोगे 2 8 9 2। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म नहीं हुआ है, उसी की स्टोरी चल रही है। मैडम को भेजना मौसी। इसमें किसी बच्चे को आवाज ही नहीं आ रही है, उसने लिखा है, देखो क्यों नहीं आ रही आवाज। इतनी तो जोर से बोल रहा है, कहीं म्यूट तो नहीं हो गया है? क्या ये वीडियो ऑन नहीं था क्या? चलिए, तो अब आवाज आ रही होगी आप तक। तो हम यहाँ N+L रूल की स्टडी कर रहे थे। N+L रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पहले 1s2 में फिलअप होगा, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p एंड सो ऑन। ये रूल रेगुलेशन है। लेकिन इतने सारे रूल रेगुलेशन को याद करना और याद रखना ये बहुत बड़े हेडक सरदर्द का काम है। और अगर इस चीज को हम सिंपल टेक्निक से याद रखें, ये कोई शॉर्ट ट्रिक डिजाइन कर लें, तो अपने लिए ये चीज रूल रेगुलेशन वर्बली याद रख सकते हो। मैं कोशिश करता एक सिंपल सी ट्रिक आपको एक्सप्लेन करने की, उसको ध्यान से समझिए और उसको फेयर नोटबुक में आपको नोट करना है। क्या सिंपल ट्रिक है समझिए। सिंपल ट्रिक को हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट ट्रिक। अब ये ध्यान रखिए, मैं रूल रेगुलेशन से ट्रिक को प्रोड्यूस किया, उसका डिस्कवरी की है, उस रूल रेगुलेशन को आप भी ध्यान रखिए। जैसे कैल्शियम 20 से हम स्टार्ट करते हैं और हम जब इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं
तो हमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? हमें फर्स्ट में तो पता है 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, सेकंड में भी पता है 8 फिलअप करना, थर्ड में भी पता है 18 फिलअप करना, फोर्थ के ऑर्बिट की भी रेंज पता है 32 फिलअप करना, वैलेंसी सेल की भी रेंज पता है। लेकिन हमारी स्टोरी कहां फेल हो जाती है? लास्ट इलेक्ट्रॉन जब रिमेनिंग होते हैं, जब हम 2, 8, 18, 32 सब कर लेते हैं और लास्ट में हमारे पास रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन है वहां हमारी स्टोरी फेल हो जाती है। तो उस स्टोरी को कैसे करेक्ट करें, कैसे याद रखें, समझिए। और ये शॉर्ट ट्रिक किसकी है? लास्ट इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन की है, स्टार्टिंग में यूज नहीं करना है। सुनिए जरा, पहले कैल्शियम के पास चलते। कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने होंगे? 2, सेकंड 8, टोटल 10, रिमेनिंग 10। इफ द लास्ट remaining इलेक्ट्रॉन 9, तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन करोगे? लास्ट रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है 9 आपके पास, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 8, 1, करेक्ट हो जाएगा। जैसे पोटेशियम में समझा था लिख करके, ये पोटेशियम 90, फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, टोटल 10, रिमेनिंग 9। जब आपके पास लास्ट में रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 9 हो तो क्या करोगे? 8, 1। ये हो गया करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो सिंपल है, ये 9/10 से आप करते आ रहे हैं, 9/10 से करते आ रहे हैं, तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया 9/10 से। अब 11th में आऊंगा, कैल्शियम पर आओ। यहां क्या लिखा हमने? इफ द लास्ट रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 9 देन डिस्ट्रीब्यूट 8, 1, ऐसा करना। अब 20 इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, 2, सेकंड 8, रिमेनिंग 10 रिमेनिंग हो तो क्या करोगे? ये 10 इलेक्ट्रॉन तब रिमेनिंग होंगे तो क्या करोगे? 8, 2, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करिए। तो कैल्शियम में आप ऐसा करते हो और ऐसा कई जगह करना पड़ेगा आपको। तो ये 2 रूल कैसे हैं? सिंपल, कि 9 इलेक्ट्रॉन लास्ट में रिमेनिंग है तो 8, 1 कर लेते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है तो 8, 2 कर लेते हैं। अब यहां से टेक्निक देखिए क्या होता है। इफ द लास्ट रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 11, यहां से ट्रिक स्टार्ट हुई है। इफ द लास्ट रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 11, और ये लास्ट रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन की टेक्निक है। इफ द लास्ट रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 11 then distribute 9, 2, बस इतना सा याद रखें। अगर लास्ट रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आपके पास 11 है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट आप 8 और 3 ना करें। आपने जो किया था 8 और 3 ना करे, उससे गलत होगा, रॉन्ग। क्या करे? इफ द लास्ट रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 11 देन डिस्ट्रीब्यूट 9, 2। अब ये कहां यूज किया था आपने? देखिए, स्कैंडियम 21, इसी में आपने गलती की थी। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने रखे थे? 2, सेकंड 8, टोटल 10, रिमेनिंग 11। क्या करें? 9, 2, यही तो करेक्ट आंसर है इसका। और आपने क्या किया था? स्कैंडियम को डिस्ट्रीब्यूट करते समय फर्स्ट ऑर्बिट में 2 रखे थे, सेकंड में 8, थर्ड में भी 8 रखे और लास्ट में 3 रख दिए। ऐसा नहीं करना है। तो यहां से टेक्निक ध्यान रखो, ये शॉर्ट ट्रिक है। इफ द लास्ट रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 11 देन डिवाइड 9, 2, करेक्ट आंसर बन जाएगा अपने आप, आपको टेंशन नहीं लेना। चलिए, टाइटेनियम 22, इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, टोटल 10, रिमेनिंग 12। जब आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग हो तब क्या करोगे? 10, 2। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप दिमाग में रखिए। इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग, लास्ट इलेक्ट्रॉन 12 देन डिवाइडेड 10, 2। क्या रखो? 10, क्या रखो? 2। यही n+l रूल है। ये इतना लंबी चौड़ी आपने जो कहानी सुनी, स्टोरी सुनी, ये शॉर्ट में इतना सा याद रख लो, सारे रूल रेगुलेशन फॉलो।
चलिए वेनेडियम 23 इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2 सेकंड 8 टोटल 10 रिमेनिंग 13। जब आपके पास 13 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे 11 2। ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है, इसको डिजाइन कर सकते हो आप, बोल सकते हो इसको 1s2 2s2 2p6। अब इसको बोलिए 3s2 3p6 3d3 एंड 4s2। ये हो गया कंप्लीट। क्रोमियम 24 इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2 सेकंड 8 टोटल 10 रिमेनिंग 14। जब जब आपके पास इलेक्ट्रॉन 14 रिमेनिंग हो कहीं भी तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन करोगे 12 2। अब यहां मैं एक बार पूरी लिस्ट बना देता आपको कि रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना और कब तक ये ट्रिक चलेगी, कब तक आपको याद रखना है। इफ द 15 रिमेनिंग 13 2 लास्ट में 2 रखिए, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बैक साइड ले आइए, करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। आपको उसको चेक कर लीजिए, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। इफ द 16 14 2 17 15 2 और अगर 18 रिमेनिंग हो तो यहां लिखता, अगर 18 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है तो क्या लिखोगे 16 2। 19 रिमेनिंग है तो 17 2 और 20 रिमेनिंग है तो 18 2। स्टोरी खत्म। बस 21 अगर रिमेनिंग है तो आप जो पुराने रूल रेगुलेशन है उससे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ये ऑर्बिट फुलफिल हो चुका है, 18 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं इसमें। अब जो न्यू इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहां जाएगा, 2 का 3 बनेगा। तो पहले ये वाली टेक्निक को नोट करिए और यहां तक इसको लिखना है। ये स्टार्ट कहां से हुई 11 नंबर से और कहां जाकर के खत्म हुई 20 नंबर। और आपको ये वाली टेक्निक पूरी पीरियोडिक टेबल जितने भी दुनिया में एलिमेंट्स है 1 से लेके 120 तक सब पर ये अप्लाई होगी। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसपे ये टेक्निक अप्लाई ना हो। पहले आप नोट करिए इसको और फिर मैं आपको प्रैक्टिस करवाता बहुत सारे एलिमेंट की जिनमें इसकी आपको आवश्यकता लगेगी और नहीं भी लगेगी, दोनों ही चीज हो सकती। कब आवश्यकता लगेगी वो आपको डिसाइड करना है। लास्ट रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन की शॉर्ट ट्रिक है, करिए नोट। हाँ, इसमें क्रोमियम 24 एक्सेप्शनल केस है, कॉपर 29 फिर एक्सेप्शनल केस है, उसकी अपन बात करेंगे। वो भी कहानी नंबर 3 में इंक्लूड है। मतलब आपका होने के बाद एड करते हैं और बच्चों को बोलना है कि जी इसका लेक्चर इसके पास है। ठीक है, आपको होगा तो मुझे आवाज दो। क्रोमियम का एक्सप्लेनेशन जो एक्सेप्शनल केस है उसमें भी हम बात करेंगे, कल करेंगे। अभी आप शॉर्ट ट्रिक लिखिए भाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक जब आएगा तब समझाएंगे, अभी काहे टेंशन लेते हो। अभी तो बोर्ड पर जो अपन समझते चल रहे हैं उनको समझिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी समझाएंगे, सिंपल सी डेफिनेशन है जिनमें इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है। चलिए पहले शॉर्ट ट्रिक नोट करिए। क्रोमियम का एक्सेप्शनल केस लेंगे, लेकिन अभी नहीं। एकदम अगर एक्सेप्शनल केस ले लिया तो जितनी स्टोरी सुनाई है वो भी सर पे से चली जाएगी। चलिए, एक ने क्वेश्चन किया है कोबाल्ट 27 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। सिंपल सी ट्रिक है। पहले आपके पास शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है,
देखिए सीधे कोबाल्ट पर आ जाते हैं। कोबाल्ट पे क्यों आते हैं? कोबाल्ट के पास तक पहुंच जाते हैं। Mn25, Fe26, कोबाल्ट 27। यहाँ अपनी स्टोरी खत्म कर लेंगे, बाकी सेम स्टोरी है। देखिए क्रोमियम का एक्सेप्शनल केस है, वो अपन कल स्टडी करेंगे। Mn25 फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, टोटल 10, रिमेनिंग 15। शॉर्ट ट्रिक में जाओ, ये रिमेनिंग 15, तो 15 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग होंगे तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 13। क्लियर? अब आते हैं Fe26। इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, टोटल 10, रिमेनिंग 16। 16 रिमेनिंग है तो क्या करोगे? 14, 2। यहां थोड़े से रूल रेगुलेशन चेंज हुए हैं, तो रूल रेगुलेशन तो चेंज होते रहेंगे हर टाइम, उन सभी की आपको स्टडी करना है। Fe26 कोबाल्ट की बात समझ में आ गई होगी। इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, टोटल 10, रिमेनिंग 17। 17 की टेक्निक क्या है? 15, 2। अब इसके बाद कौन आएगा? Ni। ये आपने नोट कर लिया, मिटा दो इसको। अब Ni के बारे में बात करें। कैल्शियम की स्टोरी खत्म हो गई, Ni को यहां लिख लेते हैं। Na28 एंड कॉपर 29, तो लास्ट में लिखेंगे जिंक 30। देखो तीनों के डायग्राम बना के समझाता। Na28 इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, टोटल 10, रिमेनिंग 18। 18 रिमेनिंग मतलब 16, ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब 29, 2, 8, टोटल 10, रिमेनिंग 19, 19 रिमेनिंग देन 17, 2। यहां भी एक्सेप्शनल केस है क्रोमियम की तरह, लेकिन उसकी स्टडी कल सुनाएंगे। 30 इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, टोटल 10, रिमेनिंग 20, 18, 2। ये जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और जिंक में आप देखिए 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। अब 31 नंबर का जो एलिमेंट्स आएगा उसका इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। 2 के कितने हो जाएंगे? 3। बस यहां से स्टोरी इसकी खत्म होती है। आप इसको नोट करिए और इसके बाद आपको फिजिक्स की क्लास रहेगी, उसमें एंजॉय करिए। कल जब हम केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करेंगे तो ये टेक्निक आपके पास लिखी होना चाहिए और वर्बली आपको याद होना चाहिए। N+L रूल आप याद करके आएंगे, और N+L रूल के साथ साथ N+L रूल याद हो या ना हो, ये टेक्निक आपको याद हो। ये भूल गए सब गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए इसको याद करके आइए। ओके बाय, सी यू।